दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कुल मिलाकर के जो मोदी के सबसे बड़े दुश्मन की बात लगातार करती जा रही थी, तस्वीरें सामने आती जा रही थी और ये तस्वीर सामने हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए संजय जोशी का नाम आगे आ सकता है। तब भी कई बार चर्चा में हमने ये जिक्र किया था कि संजय जोशी का नाम लेने का मतलब यही है कि भाई या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से चैन से नहीं रहने देना या फिर उनके सामने एक ऐसा लेवल सेट कर देना है कि उसके बाद में कुछ भी नीचे जो भी नाम दिया जाएगा उसको तो वो स्वीकार फिर कर ही लेंगे कि संजय जोशी नहीं, उसके बदले कोई भी। इसी तरह की तस्वीर अब सामने निकल के आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक जी। उन्होंने आज इस खबर को साझा भी किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और मैं आपका खास ध्यान इस खबर की तरफ इसलिए ले जाना चाह रही हूँ क्योंकि संजय जोशी के नाम की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में यूं ही नहीं है। कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर आपको अब क्लैरिटी दे दी जाए कि किस तरह से इस पे एक नया बदलाव जो है, एक नया मोड़ आ गया है। मैं सर को साथ जोड़ते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, साथ में जुड़ने के लिए इस चर्चा पर एक बार फिर से और आपकी लगातार कड़ी नज़र जो जी, लगी हुई धन्यवाद है विनीता जी। संजय जोशी की एक्टिविटीज़ को लेकर। तो सवाल ये है कि क्या मतलब संजय जोशी ऐसा नाम है कि जिनके नाम पर इस वक्त आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भी नाम पर फिर बार्गेन करने को तैयार है। अब जो नए नाम आ रहे हैं सामने, वो भी दूसरे कैंप के ही हैं। कौन है आप खुद ही बता दीजिए। जी सर। देखिए विनीता जी, अगर आप देखें, संजय जोशी का एक ऐसा नाम है जिससे मोदी शाह खेमे में हड़कंप मचा हुआ है जब से नाम आया है। और इसको आप उस तरीके से देख सकते हैं कि इतना दबाव आरएसएस की तरफ से इन लोगों के ऊपर बन गया है कि अब ये किसी के ऊपर भी समझौता कर सकते हैं। इसमें एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, शायद पता नहीं इससे वो ढंग से जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। कि आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वहां से आप मिठाई लेते हैं और आप जो है आपके पास पैसे होते ही नहीं है, तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने आपको 500 रुपए दिए थे। तो आपका लड़ाई झगड़ा चल ही रहा होता है कि तीसरा आ जाता है कि भैया दोनों की लड़ाई में मेरा मत भूल जाना, और जबकि दिया उसने भी कुछ नहीं है। लेकिन प्रेशर इतना बन जाता है उसके ऊपर कि वहां कहता हाँ आपका तो याद है। अगर वो इसको भी मना कर देगा कि नहीं नहीं तूने भी नहीं दिया, तो वहां फिर दुकानदार का झूठा सिद्ध होना आसान हो जाएगा। तो ये आरएसएस की एक स्ट्रेटजी थी, मुझे लगता है कि संजय जी का नाम आगे बढ़ा के और किसी तीसरे का नाम दे दिया जाए। हालांकि मैं इसको अभी फाइनल मान के नहीं चल रहा हूं, क्योंकि ये बुखार बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आरएसएस की एक रणनीति है कि इस तरह की चीजों को किया जाए। संजय जोशी का नाम आने के बाद में बहुत ज्यादा दबाव इन लोगों के ऊपर बन गया और उस दबाव से बचने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से शिवराज चौहान के नाम की चर्चा चलाई। तो शिवराज चौहान के नाम पे आरएसएस ने सहमति नहीं दी और इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद जब दोबारा चर्चा आई तो आरएसएस की तरफ से एक नाम आगे किया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, वसुंधरा राजे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जग जाहिर है कि वो भी इस कैंप की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं उससे भी ये लोग असहज नजर आते हैं और उस पे भी इनकी ओर से सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो 8 अक्टूबर को जो हरियाणा के नतीजे आएंगे, तब तक इतना प्रेशर आरएसएस इनके ऊपर बना चुकी होगी कि इन्हीं को 3-4 नामों के अंदर से ही एक किसी नाम पे सहमति इन लोगों को देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो घमासान शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी में, उससे इनका बचना मुश्किल होगा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल के नजरिया को देखते हुए, हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए ये मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो बनता जा रहा है जो आपको 8 तारीख के बाद दिखाई देगा। जी। तो इसमें यानी कि कुल मिलाकर के संजय जोशी का जो नाम है, ये बात तो तस्वीर साफ हो जाती है इस बात की तो कि कम से कम वो तो अब उस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। उनके नाम से ये बार्गेनिंग की जा रही है कौन-कौन आ सकता है। मतलब आरएसएस अपने पत्ते खेल रही देखिए है उस विनीता तरीके जी, से क्लियरली। नहीं, देखिए देखिए विनीता जी, ऐसा नहीं है कि ये चर्चा चलने से संजय जोशी का नाम खारिज हो गया है और संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। उनमें तमाम खूबियां हैं, तमाम काबिलियत है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नहीं भी बनेंगे
तो वो राष्ट्रीय महासचिव बन जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव वो पहले भी रहे हैं। इससे ये तय है कि संजय जोशी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री तय है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिलने जा रही है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे ही मिलेगी या किसी दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे मिलेगी, यहां पे थोड़ा सा आज की डेट में ये थोड़ा सा संशय है। अब ये संशय भी आने वाले दिन में दूर हो जाएगा। अगर इनकी तरफ से किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर सहमति बनती है तो संजय जोशी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के हो जाएंगे। तो संजय जोशी को तो आना ही आना है, संजय जोशी को कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए तो महासचिव आ गए। संजय जोशी मतलब तय हो गया है, यानी आरएसएस इतनी मजबूत स्थिति में है इस वक्त कि नरेंद्र मोदी के सामने कंडीशन रख रही कि संजय जोशी पक्का आ जाएंगे। देखिए विनीता जी, अगर आप देख रहे हैं 4 जून के बाद जो नतीजे आए हैं, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस तो मजबूत है ही, अब तो विपक्ष भी मजबूत है। अब तो विपक्ष के दबाव में भी मोदी जी को अपने तमाम फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। ये वही मोदी जी है कि जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अगर खीरी के मंत्री हैं तो उनको नहीं हटाया जाएगा, अगर ब्रजभूषण सिंह है कह दिया तो नहीं हटाया जाएगा, चाहे कितना भी दागी हो, चाहे कितने भी आरोप लगे, मोदी जी ने जो कह दिया तो कह दिया। आप याद करिए मोदी जी के स्टाइल को, नोटबंदी वाले को। मोदी जी ने जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, ये पूछने के लिए नहीं बुलाई थी कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं, बताने के लिए बुलाई थी कि अगले आधे घंटे में मैं टीवी पे घोषणा करने जा रहा हूं कि देश में नोटबंदी हो गई है, इसलिए आपको पहले सूचना देने के लिए बुलाया, आधा घंटा आप लोगों के पास है। तो मोदी जी उस स्टाइल के नेता है। तो आज जो हालात जिसमें आप खड़े हैं वही मोदी जी हैं कि जिनको तमाम फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। तो दबाव तो उनके ऊपर बन चुका है। और आरएसएस में अगर इतना दबाव आरएसएस का ये लोग नहीं मानते और आरएसएस इस स्थिति में नहीं होते तो नड्डा कभी मीटिंग में नहीं जाते आरएसएस। और आपको ये समझ लेना चाहिए आरएसएस के विषय में कि आरएसएस इन सबकी जननी है। जो ये लगभग 2 दर्जन संगठन आरएसएस के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे तमाम इनके जो 2 दर्जन संगठन है, वो सबकी बॉस है। तो उसके बिना कैसे आप कर सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का नैरेटिव पिछले 10 साल से चल रहा था वो समाप्त हो चुका है और अब आरएसएस की बात चलेगी ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये भी आप विनीता जी देखेंगे ना कि आरएसएस भी समझ चुकी है कि मोदी के अंदर अब इतना दबदबा नहीं बचा है कि वो आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। देखिए एलाइज जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र की सत्ता में चल रहे हैं, ये एलाइज कब तक टिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके सामने है बिहार का नमूना। बिहार में नीतीश कुमार का जिस तरह से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जिस प्रकार से तलखी चल रही है, शनिवार को नड्डा जी दोबारा जा रहे हैं। सितंबर के महीने में 2 बार नड्डा जी का पटना जाना जताता है कि स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा वहां लड्डू पे मामला शुरू हो गया है तिरुपति में, आप देख रहे हैं। तो क्या लड्डू में कुछ शुगर ज्यादा हो गई है क्या? तो वो लड्डू राजनीतिक लड्डू फूट रहा है वहां। तो ये तमाम जो चीजें हैं इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियत जाहिर होती है। संजय जोशी अगर आते हैं बीजेपी में बड़ी पोजीशन पर, जाहिर है बड़ी पोजीशन पर ही आएंगे और अच्छे खासे दमखम के साथ आएंगे। आपको क्या लगता है किस तरह के फैसले वो लेने वाले हैं और किस तरह का काम? क्योंकि गुजरात में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था तो वो अब इतिहास हो चुका है। तो किस तरह से वापस गियर अप होना संजय जोशी के लिए आसान और मुश्किल होने वाला है? देखिए विनीता जी, अगर आप देखें संजय जोशी पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं और नरेंद्र मोदी से वो अगर अधिक नहीं है तो किसी भी कीमत पे वो नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। किसी भी एंगल से अगर आप उनको देखें, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है और वो नागपुर के रहने वाले हैं। तमाम आरएसएस और गडकरी के यहाँ उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। आरएसएस की वो पहली पसंद है और उनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं। भले ही वो नेता आज स्वीकार ना करें, लेकिन जैसे ही वो बनेंगे अगले दिन सब स्वीकार करने लगे। जिस शिवराज चौहान की चर्चा हो रही है कि उनका नाम आगे चल रहा है, उन शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका संजय जोशी जी की रही है। तो संजय जोशी जी कोई हल्के आदमी नहीं है। संजय जोशी के पार्टी की कमान संभालते ही सामने वालों का मोरल डाउन हो जाएगा और मुझे नहीं लगता संजय जोशी को कुछ करना पड़ेगा। संजय जोशी के आते ही ये लोग अपना बिस्तर बोरिया समेटने लगेंगे
और इनकी चला चली की बेला उसी टाइम शुरू हो जाएगी जिस दिन संजय जोशी अपना जो है पद संभालेंगे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। हर एक का समय आता है। आज मुझे लगता है कि उनका जो 14 साल का वनवास था वो वनवास खत्म हो चुका है और अब वो गद्दी अपनी वापस संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, गद्दी वापस संभालने जा रहे हैं, तो क्या बड़े फैसले वो लेंगे? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि कई लोग तो अपना बिस्तर खुद ही बांध करके चल देंगे, लेकिन अगर बांधा नहीं तो क्या संजय जोशी इनके ऊपर अपना कोई ऐसा देखिए, जोर चलाएंगे कि पता चलेगा कि देखने को तस्वीर मिलेगी कि एक-एक करके जैसे कोई एक नया मतलब कोई बड़ा मुखिया आ जाता है तो अपनी पूरी नई टीम ले आता है। जैसा मैंने पहले भी एक बार ज़िक्र किया था कि क्या मंत्रियों के चेहरे बदल जाएँगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, क्या-क्या हो जाएगा फिर? देखिए विनीता जी, सबसे पहले इस तरह की चीजों में होता है कि सामने वाले का मोरल डाउन किस प्रकार से होता है। अब आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने से किस प्रकार से मोदी जी का चाहे चेहरा हो, चाहे अमित शाह का चेहरा हो, बाकी चाहे इनके तमाम मंत्रियों के चेहरे हों, जो चमक 4 जून से पहले थी चेहरे के ऊपर वो चमक नहीं है। और अगर इस तरह के फैसले होंगे तो इनका खुद ही मोरल डाउन हो जाएगा और इनको भी पता है कि जाना ही पड़ेगा, रुकने का कोई मतलब है नहीं। एक तो ये होता है कि धक्के मार के निकाला जाए और एक ये होता है कि सम्मान के साथ खुद ही चले जाए। तो वो तो इन्हीं को तय करना है, क्योंकि साथ में तो गाड़ी चलने वाली है नहीं। क्योंकि मैं आपको एक वाकया भी बता देता हूं, जो मुझे खुद संजय जोशी जी के साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, बातचीत भी हुई थी और 2017 का ये वाकया है। लगभग बात हो गई थी मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा उनका वार्तालाप भी हुआ था और लंच भी उन्होंने साथ में किया था और ये हुआ था कि मामला ठीक हो जाएगा, पुराने जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन 2017 से आज हम 2024 में खड़े हुए हैं, कहीं वो समझौता, कहीं वो नाराजगी, कहीं वो तलखी खत्म होती तो नहीं दिखी है। तो जब तलखी खत्म नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो तलखी बनी हुई है और वो तलखी का असर आपको दिखेगा, ये भी जाहिर है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपने अगर आपने संजय जोशी कौन से आएंगे वो कौन कड़े से फैसले भी लेंगे। आपने कौन से साल की बात बताई, माफ कीजिएगा? 2017 में ये बात हुई थी और 2017 में मुलाकात भी हुई थी संजय जोशी जी की मोदी जी से और लंच भी उन्होंने साथ में किया था और बात ये हुई थी कि अब जो है पुराने गिले शिकवे ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन वो हुए नहीं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें तो हैं। तो एक बार ऑलरेडी इस युद्ध की शांति की कोशिश की जा चुकी है, तो अब की बार जो मुलाकात होगी कई वो बार तो वार के लिए होने वाली है। नहीं विनीता जी, ये तो मेरी जानकारी में है जो एक बार हुआ है 17 में, ये तो मुझे नहीं लगता और कितने ज्यादा लोगों को पता होगा, ये तो मेरी जानकारी में है। और एक एक चीज जानकारी में है, जब मैंने आपको यहां तक बता दिया कि लंच भी साथ में हुआ है, तो हो सकता है इसके बाद भी प्रयास हुआ हो, लेकिन वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हुआ नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि मोदी जी के जो डिक्शनरी है उसमें माफी का और उसमें माफ करने का कॉलम है ही नहीं। मोदी जी तो की संजय जोशी जिसके ने साथ कौन सी दुश्मनी है गलती की? दुश्मनी है। संजय जोशी ने ऐसी कौन सी गलती की संजय है जिसकी जोशी वजह से उनको माफी मांगनी पड़े मोदी जी से? संजय नहीं, संजय जोशी ने माफी नहीं मांगी है। ना संजय जोशी ने कोई इस तरह की गलती की है कि वो माफी मांगे। माफी की बात नहीं है। देखिए, सब अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और ये लोग साथ में लंबे समय तक गुजरात में काम कर रहे थे। गुजरात में जब ये काम जी। कर रहे थे तो मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे और ये दिल्ली आ गए थे, उस बीच इनकी तलखी बढ़ गई थी। अब बहुत डिटेल में उस समय की जानकारी मुझे नहीं है कि किस वजह से तलखी आई थी, लेकिन तलखी अच्छी खासी आ गई थी और फिर संजय जोशी को दिल्ली में लाके मुख्य महासचिव बनाया था और ये वहां पे मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शांति से नहीं बैठे और आपको याद होगा उस दौरान वो सीडी कांड हुआ था, उससे तलखी बढ़ी थी और वो तलखी आज तक बढ़ी हुई है। और बाद में आपको ये भी याद होगा कि जो सीडी बनी थी वो बाद में फर्जी सीडी साबित हुई थी, जी। किसने बनवाई थी, कहां से आई थी, ये तमाम बातें साफ हो गई थी। तो माफी मांगने का काम संजय जोशी का नहीं, माफी तो जिसने बनवाई थी उसको मांगनी चाहिए। जी, संजय जोशी इसीलिए किस मैंने बात की पूछा। माफी मांगे? इसीलिए जी जी मैंने जी, पूछा संजय कि जोशी किस चीज, माफी ये क्यों लेकिन हाँ। लेकिन लेकिन उसके बाद बड़ा दिल दिखाते हुए संजय जोशी जी उनके घर पे प्रधानमंत्री आवास में लंच करने गए और वो पुराने गिले शिकवे खत्म करने के लिए गए। तो ये संजय जोशी का बड़ा दिल है जो उन्होंने दिखाया, अपने बड़े दिल को दिखाया और फिर भी वो पीछे हटने को तैयार हो गए। लेकिन तब भी इन्होंने उनको समझौता नहीं किया, या एक हिसाब से ये कहें कि
तब भी वो तल्खी खत्म करने की कोशिश मोदी जी की तरफ से नहीं हुई। तो अगर नहीं हुई तो उसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ेगा। और संजय जोशी पद पे बैठ के इनके लिए कोई बहुत अच्छा करेंगे, इसकी आशा भी कैसे की जा सकती है। संजय जोशी का जो वनवास बीता है ये पिछले 1.5 दशक का, इसमें क्या क्या उन्होंने झेला है, इसकी जानकारी क्या किसी को है? कहाँ वो रहे हैं, कैसे उन्होंने समय बिताया है, वो किन किन लोगों से मिले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में कितने उनके शुभचिंतक हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। आज मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी में 70% लोग संजय जोशी के शुभचिंतक हैं। आज आरएसएस में 90% लोग संजय जोशी के शुभचिंतक हैं। तो संजय जोशी को कौन रोकेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।